हमारा लेक्चर नंबर 5 है और लेक्चर नंबर 5 के अंदर हम लोग कंटिन्यू करेंगे विथ दैट सेम एल्कीन पार्ट। मेथड हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आपको 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ाया था। पहला वाला था फ्रॉम अल्कोहल, दूसरा वाला हमने जो सेकंड पढ़ा हुआ था दैट वाज फ्रॉम एल्काइन। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। तो अल्काइल हैलाइड से कैसे बनता है और किस तरह से ये रिएक्शन होता है इसको हम लोग देखते हैं। दिस अल्काइल हैलाइड वाली जो रिएक्शन है ना उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन। इसे क्या बोलते हैं? अल्फा बीटा एलिमिनेशन। जो लोग इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस पर्टिकुलर शीट का लिंक मिल जाएगा जिसको आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और उसी से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उससे आप पढ़ सकते हैं। तो फ्रॉम अल्काइल हैलाइड के अंदर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। अल्काइल हैलाइड के अंदर कुछ इस प्रकार से सेटिंग बैठता है कि ये आपका कार्बन है, एक पर X लगा हुआ और एक पर H, इसको बोलते हैं अल्फा बीटा कार्बन। तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन बोलेंगे। एक तरफ से H निकलेगा और दूसरे तरफ से ये निकलेगा। अब जरा ध्यान से देखिए होगा क्या, ये रिएक्शन कैसे होगी इसको समझने के लिए यहां पर जरा अच्छे से एक बार देखिए तो समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से ये रिएक्शन होता क्या है। अगर मैं सिस्टम में कोई भी ऐसा चीज दे दूं जो इस H को कंज्यूम कर सके, क्या कर सके? इस H को कंज्यूम कर सके। जैसे कोई बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस डाल दूं, बेस होगा तो क्या हो जाएगा? OH माइनस। बेस मतलब जो OH माइनस दे, OH माइनस इस H को यहां से आसानी से क्या कर सकता है? निकाल सकता है। H अगर निकलेगा तो वो H प्लस के फॉर्मेट में ही निकलेगा। H प्लस के फॉर्मेट में निकलेगा तो इस कार्बन पे क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। मैंने आपसे कहा था कार्बन नेगेटिव नहीं रख सकता है, तो ये नेगेटिव चार्ज यहां पर क्या बना लेगा? बॉन्ड बना लेगा। अब जैसे ही यहां पर बॉन्ड बनेगा तो टोटल इसके कितने बॉन्ड हो जाएंगे? 1 2 3 4। पर इस कार्बन के देखेंगे तो 1 2 3 4 5। तो ये बॉन्ड बनेगा तो किसी एक को यहां से निकलना होगा, तो कौन यहां से निकलेगा? X यहां से X माइनस होकर निकल जाएगा और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड C। यहां पर ऐसे ये पहले से जो लगा हुआ था वो यहीं लगा रहेगा और ये इस प्रकार से लगेगा, तो यहां का H गायब हो गया और यहां का X गायब हो गया। और ऐसा होता है इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH। KOH वो भी कैसा? एल्कोहलिक। तो एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में इस तरह से रिएक्शन होती है। इसको बोलते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं? अल्फा बीटा एलिमिनेशन। व्हाई इट इज कॉल्ड एज अल्फा बीटा एलिमिनेशन? यहां पर जो कार्बन है इसको, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया है, इट इज अल्फा बीटा इज बिकॉज ये जिस पर X लगा होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के बाद वाले हाइड्रोजन, बाद वाले कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन। उस पे लगा वाला जो हाइड्रोजन है दैट इज कॉल्ड एज बीटा हाइड्रोजन। तो ये इस प्रकार से अल्फा बीटा एलिमिनेशन होती है। और यहां पर जो X है वो क्या क्या हो सकता है? तो ये जो X है वो क्या क्या हो सकता है? ये X कैन बी, हियर द X कैन बी क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है एंड आयोडीन। फ्लोरीन की कोई चांसेस नहीं है, फ्लोरीन यहां पर नहीं हो सकता है। तो यहां पे इस तरह से बॉन्ड टूटेगा और ये जैसे ही ये C डबल बॉन्ड C, यहां पर एक बॉन्ड था, ऊपर एक बॉन्ड था और ये बॉन्ड यहां से निकल गया, यानी ये आपका प्रोडक्ट बन गया। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। CH3 C H C H CH3, यहां पे लगा X, यहां पे लगा H। इसकी रिएक्शन आपने कराई है इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH। तो ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा? यहां से H और यहां से X, प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 C, यहां पे एक लग गया H, डबल बॉन्ड C, यहां H लगा हुआ है, यहां CH3, ये आपका प्रोडक्ट बन के आ गया। अगर ढंग तरीके से देखा जाए तो ये क्या लिखा हुआ है? ये CH3 C H डबल बॉन्ड C CH3 H, यही तो लिखा हुआ है। दिस मेथड इज कॉल्ड एज प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। एल्काइल हैलाइड से आपने क्या बना लिया? एल्कीन बना लिया। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? यहां पर आप सबसे आसानी से क्या लिख सकते हो? आयोडीन सबसे आसानी से रिएक्ट करेगा। व्हाई? बिकॉज ये बॉन्ड सबसे आसानी से आयोडीन की टूट सकती है, फिर ब्रोमीन की और सबसे कम क्लोरीन की। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ हैलोजन यही होगा। तो आप लिख लें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ हैलोजन, आयोडीन सबसे ज्यादा, फिर ब्रोमीन एंड देन क्लोरीन। और सेकेंड चीज मुझे यह भी समझना है कि इस पर्टिकुलर जो रिएक्शन हो रही है इसके अंदर इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? तो इंटरमीडिएट यहां पर क्या बनेगा?
वो एल्काइल ग्रुप जहां पर बड़ी आसानी से ये X माइनस होके निकल जाए, तो जो कार्बन ये वाला होगा उसकी स्टेबिलिटी भी चेक करनी होगी। तो स्टेबिलिटी वहां पर H वाला सबसे ज्यादा आसानी से निकल पाएगा जहां पर ये क्या होगा 3 डिग्री होगा। क्यों ऐसा देखिए, इसलिए क्योंकि जब ये X माइनस होके निकलेगा तो यहां पर क्या चार्ज आएगा पॉजिटिव। अगर यहां कार्बन है यहां कार्बन है तो ये कौन सा डिग्री कार्बन हो गया 3 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री कार्बन हमेशा क्या होता है ज्यादा पॉजिटिव होता है, तभी ना ये यहां से ऐसे निकल रहा है। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज। यहां पे कौन सा चार्ज है नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर क्या बना लेंगे बॉन्ड बना लेंगे। तो सबसे ज्यादा अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखें इन टर्म्स ऑफ डिग्री तो सबसे ज्यादा कौन सा रिएक्टिव होगा 3 डिग्री 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री रिएक्टिविटी ऑर्डर में आपको दिखाई देगा। तो ये दो बातें वहां पर नहीं लिखी हुई है, आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल ग्रुप, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल ग्रुप सबसे ज्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन सबसे ज्यादा आयोडीन, फिर ब्रोमीन और फिर क्लोरीन। मेरे ख्याल से ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। डन। देन सेकेंड इसी का एक और द लास्ट रिएक्शन है, दैट इज फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। आप देखें पेज नंबर 11.13 पे आपको दिखाई देगा विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड एक्चुअली हेडिंग के अंदर पढ़ाया जा रहा है जिसका नाम है डीहैलोजिनेशन। डीहैलोजिनेशन मतलब वहां से हैलोजन को हटा दिया गया है, डीहैलोजिनेशन। तो दो तरीके से आप इसको हटा सकते हैं। आप क्या करेंगे सिंपली जिंक को एक वीक एसिड के प्रेजेंस में डाल देंगे, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ वीक एसिड। जब आप जिंक को वीक एसिड के प्रेजेंस में डालेंगे विद अ जेम डाइहैलाइड और विसिनल डाइहैलाइड, ये रिएक्शन आसानी से हो जाएगी। तो ये रिएक्शन तो समझ में आ गया। इसको बोलते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन, या समटाइम्स ओनली वी कॉल इट बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि अल्फा से एक्स निकलता है और बीटा से एच निकलता है। तो दिस इज समटाइम्स कॉल्ड एज अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अब देखिए सेकंड जो आपका रिएक्शन है, यहां पर आप क्या देख रहे हैं, जेम डाइहैलाइड भी हो सकता है या फिर विसिनल डाइहैलाइड भी हो सकता है। जेम डाइहैलाइड हो या विसिनल डाइहैलाइड हो, दोनों ही केस में आपको प्रोडक्ट जो है वो इस प्रकार से मिलेगा। अब देखिए एक एग्जांपल देता हूं, CH3C यहां पर H है, दिस इज CH3, इस पर कार्बन लगा, यहां CH3 है, इस पर Br है और इस पर भी Br है। इसको हम क्या बोलेंगे, जेम बोलेंगे कि विसिनल बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज विसिनल डाइहैलाइड या जेम डाइहैलाइड। इसको क्या बोलते हैं, जेम डाइहैलाइड। कैसे पता चलता है, जब एक ही कार्बन पर 2 Br लगे होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, जेम डाइहैलाइड। इसको क्या बोलते हैं, जेम डाइहैलाइड। ठीक है। और जब ऐसा कुछ हो जाए CH3CH, एक Br यहां लग जाए, C ऊपर CH3, यहां पर CH3, यहां पर Br लग जाए, तो जब आजू बाजू में लगा होता है तो इसको क्या बोलते हैं, विसिनल डाइहैलाइड। इसको क्या बोलते हैं, विसिनल डाइहैलाइड। वन इज जेम डाइहैलाइड एंड वन इज विसिनल डाइहैलाइड। तो जेम डाइहैलाइड में आपको क्या डालना होता है, जेम डाइहैलाइड में आप डालते हैं सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, आपने यहां पे Na लिया इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो ये आपको क्या देगा, एल्कीन देगा। वेरएज जब आप विसिनल डाइहैलाइड लेते हैं तो यहां पे आपको लेना है जिंक डस्ट, जिंक डस्ट इन प्रेजेंस ऑफ सम वीक एसिड। इसको आप लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सम वीक एसिड। बस यहां पे भी आपको एल्कीन मिलेगा और यहां पर भी आपको क्या मिलने वाला है, एल्कीन ही मिलने वाला है। तो यहां पे क्या होता है, इस केस में जब जिंक डस्ट आप डाल रहे हैं, यहां पे क्या होगा, CH3, C ऊपर H, C ऊपर CH3, यहां पे CH3, और ये दोनों Br यहां से निकल जाएंगे और आपको क्या मिल जाएगा, एक डबल बॉन्ड मिल जाएगा। तो ये होता है जेम डाइहैलाइड। जहां दोनों पर Br लगा हुआ था वहां से दोनों पे Br हट गया या Cl हट गया और उसके जगह पर क्या आ गया, एक डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। इस तरह से जहां कहीं भी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जेम डाइहैलाइड या विसिनल डाइहैलाइड। इसको और एक तरीके से आप कर सकते थे, दैट इज Ki और एसीटोन के प्रेजेंस में। इसको एक और तरीका था कराने का, इसी के जगह पर आप क्या यूज कर सकते थे, यहां पे आप यूज कर सकते थे Ki इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो भी यही रिएक्शन होती। और एक दिया हुआ है, इसी को आप क्या कर सकते थे, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर भी अगर आप करेंगे तो भी क्या होता, यही रिएक्शन होता।
सारे में यही रिएक्शन होगा। डन। तो विसिनल डाइहैलाइड से कैसे बनता है ये आपको समझ में आ गया। प्रोडक्ट सबका एक ही होने वाला है, प्रोडक्ट में कहीं कोई अंतर नहीं है, चाहे कोई भी रिएक्शन हो प्रोडक्ट इसका क्या आने वाला है, यही आने वाला है, इसका भी यही और इसका भी यही। होप कि इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं। अब मुझे ये देखना है कि जेम डाइहैलाइड का क्या करते हैं। जब कभी भी आप जेम डाइहैलाइड डालेंगे ये क्या करता है, ये आपस में एक ट्रांसफॉर्म या मैं बोलूं ई फॉर्म या जेड फॉर्म का फॉर्मेशन करता है। अब ई जेड आपको ई जेड क्या होता है ये अभी तो मैंने बताया नहीं है आपको, पर मैंने आपको सिस ट्रांस तो बताया होगा, एंटीसिन बताया होगा। इसी प्रकार से ई जेड भी एक तरीका है जहां पर दो बल्कियर ग्रुप एक साइड होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ई फॉर्म, और जो बल्कियर ग्रुप अपोजिट साइड होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, जेड फॉर्म। तो ई इज इक्वल टू ट्रांस एंड जेड इज इक्वल टू सिस। तो आप देख सकते हैं वहां पे एक एग्जांपल दिया हुआ है जहां पे आपने सोडियम ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराई है, तो आपको दिख रहा होगा एक जगह क्या बन रहा है, ई फॉर्म बन रहा है और एक जगह क्या बन रहा है, जेड फॉर्म। दिखाई दे रहा है, जस्ट वो लिखा है ना, E2 डिहैलोजिनेशन इज एंटी रिएक्शन इन स्टीरियो स्पेसिफिक। तो वो एंटी रिएक्शन करता है। एंटी रिएक्शन का मतलब होता है वो इधर ट्रांसफॉर्म बनाएगा, सिस फॉर्म नहीं बनाएगा। तो खैर आपको इतने डिटेल में ये वाला नहीं देखना है, आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि इस तरह से रिएक्शन होगी और जो यहां प्रोडक्ट बनेगा साथ में क्या बनेगा, साथ में मिलेगा ZnBr2। यहां क्या मिलेगा, यहां मिलेगा KBr2 और यहां क्या मिलेगा, K ट्वाइस ऑफ KBr, और यहां पर क्या मिलेगा, यहां पे मिलेगा ट्वाइस ऑफ NaBr। जो आपने मेटल ले रखा है उसी के साथ ना ये Br आके लगेगा, तो इस तरह से अलग अलग रिएक्शन होंगी। डन। यहां पर आपका ये जो प्रिपरेशन मेथड था वो आकर क्या हो गया, खत्म हो गया। नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ, नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन देखना है। वापस से एल्कीन की हमें 4 या 5 प्रॉपर्टी देखनी होगी। उसमें वन ऑफ द प्रॉपर्टीज है बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर कुछ 5 बातें वहां पर लिखी गई हैं, एक एक करके हम लोग उसको पढ़ते हैं। देखिए लिखा है, वन वीक वेंडरवॉल इंटरैक्शन, ओनली वीक वॉल इंटरैक्शन हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स which increases with increase in surface area as the number of carbon increases। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, नंबर ऑफ कार्बन अगर एटम बढ़ेगा तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ने का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। यहां पर एक CH3 था, अभी यहां H होता, यहां H होता, या यहां पर H होता, यहां H होता, यहां H होता, तो नंबर ऑफ कार्बन 2 होते। पर यहां CH3 है, यहां भी CH3 हो जाता, यहां भी CH3 हो जाता, यहां भी CH3 हो जाता, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाते, 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, और सरफेस एरिया अगर बढ़ जाता है तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वेंडरवॉल फोर्सेस बढ़ेंगे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। सेकंड पॉइंट, एल्कीन्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। व्हाई एल्कीन्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड नॉट इन वाटर? बिकॉज एल्कीन्स क्या होंगे, एल्कीन्स आर पोलर और नॉन पोलर। नॉन पोलर होगा तभी वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा होगा, वाटर में डिसॉल्व होने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको पोलर होना पड़ेगा। अब जरा हम लोग एग्जांपल से चेक करते हैं कि व्हेन एल्कीन बिकम पोलर एंड व्हेन इट इज अ नॉन पोलर कंपाउंड। 4-5 एग्जांपल लेता हूं, उधर से आपको समझ में आएगा। खैर ये विसिनल वाला समझ में आ गया, हाउ विसिनल डाइहैलाइड्स से रिएक्शन जिंक डस्ट या फिर KI एसीटोन या फिर आपने सोडियम ईथर डाला तो ये रिएक्शन हो रही। अब जरा ये देखिए, सपोज करिए ये C डबल बॉन्ड C है, यहां H, यहां CH3, यहां H, यहां CH3, सपोज ऐसा कुछ है। सेकेंड एक पॉसिबिलिटी है यहां CH3 हो जाए, ये C डबल बॉन्ड यहां H, यहां CH3 हो जाए, यहां H हो जाए। थर्ड पॉसिबिलिटी है ये CH3 हो, C डबल बॉन्ड ये भी CH3 हो जाए, ये H हो जाए और ये CH3 हो जाए। और लास्ट एक पॉसिबिलिटी है कि ये CH3, यहां भी CH3, डबल बॉन्ड यहां भी CH3 और यहां भी CH3। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके इसका डाइपोल इंटरैक्शन चेक करेंगे कि हाउ अबाउट व्हाट अबाउट द डाइपोल इंटरैक्शन। ध्यान से देखिएगा, अब अगर हाइड्रोजन और कार्बन है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, इधर, तो इसका मूवमेंट इधर होगा। वेयर एज अगर कार्बन और CH3 है तो कार्बन और CH3 के केस में
अगेन इसकी जो डाइपोल इंटरेक्शन होगी वो इधर ज्यादा होगी। ये कौन जस्टिफाई करेगा कि इस तरफ इसकी डाइपोल क्यों जाएगी? ये इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इसका एस करेक्टर 33%, इसका एस करेक्टर 25%। जिसका एस करेक्टर ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा बताया था, तो इसका एस करेक्टर ज्यादा है तो यानी इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट किधर होगा? इस तरफ। सिमिलरली इसकी केस में देखें तो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट किधर होगा? अंदर की ओर। और इसके तरफ देखें तो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट किधर होगा? इधर। अब ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ये आपस में इसके दोनों को कैंसिल कर रहे हैं, तो नेट डाइपोल मोमेंट इसका क्या हो गया? 0। लॉजिक क्लियर है? सिमिलरली इसकी भी बात करूं तो यहां पे डाइपोल इंटरेक्शन ऐसा, यहां डाइपोल इंटरेक्शन ऐसा, यहां डाइपोल इंटरेक्शन ऐसा और यहां पे डाइपोल इंटरेक्शन ऐसा, आपस में क्या होगा? कैंसल आउट। यहां पर भी क्या हो जाएगा? म्यू इज इक्वल टू 0। यहां भी देखिए ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा, आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसल आउट। म्यू इज इक्वल टू 0। और यहां पर ऐसा, ऐसा, ऐसा और ऐसा, आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे? 0। कहीं पर भी आपको पोलैरिटी पैदा हो पा रही है? पोलैरिटी चूंकि पैदा नहीं हो पा रही है, इसलिए सारे के केस में, मतलब A to Z जितने भी केसेस हमने देखे हैं वहां पर आपको लगभग डाइपोल मोमेंट 0 है। पर एक आध जगह ऐसा है जहां पे कुछ डाइपोल मोमेंट आपको दिखेगा। कहां पर आप लोग नहीं बताए? जैसे इसका तो 100% 0 होगा, ठीक है, इसका भी 100% 0 होगा। पर जब मैं इसकी बात कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, ये CH3 CH3 तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, पर यहां CH3 और यहां H है, तो H वाला डाइपोल मोमेंट कम होगा और इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, तो कहीं ना कहीं इस दिशा में हल्का सा डाइपोल मोमेंट हमें मिलेगा, पर वो बहुत बड़ा नहीं होगा, पर कुछ तो होगा। सिमिलरली जब मैं इसकी बात कर रहा हूं तो यहां से कुछ डाइपोल मोमेंट इधर जाएगा, तो मेरे को कुछ यहां पर मिलेगा, बिकॉज इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, और इधर से भी मुझे यहां पर कुछ मिलेगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर की ओर एक कुछ डाइपोल मोमेंट आएगा। तो ऐसा नहीं है कि हर में पूरा पूरा 0 होता है, थोड़ा माइनर डाइपोल मोमेंट आपको दिखता भी है। जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, जिस भी किसी का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, ऑब्वियसली उसकी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट रिलेटिवली ज्यादा होती है, और जिसका डाइपोल मोमेंट कम होगा उसकी रिलेटिवली मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होती है। डन? तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा, डाइपोल मोमेंट कम तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम। देख रहे हैं उस पेज के बिल्कुल नीचे में लास्ट में लिखा हुआ है, एकदम लास्ट में वही सारा एग्जांपल करके लिखा हुआ है। क्लियर? देन स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? सिस फॉर्म की कि ट्रांसफॉर्म की? तो मैंने आपसे बताया था ट्रांसफॉर्म की स्टेबिलिटी ऑलवेज सिस फॉर्म से ज्यादा होती है, और लेस डेंसर देन वाटर, इसकी डेंसिटी जो है वो पानी से क्या होती है? कम होती है, और नॉन टॉक्सिक होता है, फ्लेमेबल होता है, एंड फ्लोट्स ऑन वाटर, चूंकि डेंसिटी कम है तो वाटर पे आसानी से फ्लोट कर जाएगा। डन? मेरे ख्याल से आपको सॉल्युबिलिटी के बारे में या बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में ये सारी कहानी समझ में आ जाएगी। पेज नंबर 11.17 पे जाएं तो आपको सॉल्युबिलिटी के बारे में कुछ लिखा हुआ है। द सॉल्युबिलिटी इज नॉन पोलर सॉल्वेंट आर इन द फॉलोइंग ऑर्डर। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में इसकी सॉल्युबिलिटी कैसे होती है? तो सबसे ज्यादा इनसॉल्युबल कौन होता है? एल्केन्स, बिकॉज एल्केन्स तो पूरा ही नॉन पोलर है। वेयरएज एल्कीन्स में कुछ कुछ एग्जांपल ऐसे हमें मिलते हैं जहां पर उसकी पोलैरिटी कुछ तो होती है, और अल्काइंस भी आएगा तो वहां पर भी आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ एग्जांपल ऐसे होंगे जहां पे उसकी कुछ ना कुछ तो पोलैरिटी होगी। पर रिलेटिवली अगर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का देखें तो सबसे ज्यादा सोल्यूबल अगर कोई चीज पोलर सॉल्वेंट में होगा तो वो कौन होगा? एल्काइन, और एल्केन जो होगा वो सबसे ज्यादा नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। मेरे ख्याल से सॉल्युबिलिटी का भी लॉजिक आपको क्लियर हो गया है। देन अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हेडिंग डालते हैं रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स। रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स क्या होता है? अभी आपने मैन्युफैक्चर किया, मतलब प्रोडक्शन ऑफ एल्कीन हुआ। अब जो एल्कीन पैदा हुआ है वो कुछ रिएक्शन करेगा और कुछ क्या बनाएगा? प्रोडक्ट बनाएगा। तो कुल मिला के हम लोगों को रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स के अंदर 5-6 रिएक्शन पढ़नी है। पहले एक एक करके उसका नाम लिख लेते हैं और फिर हम लोग चेक करेंगे कि हमें कैसे एक एक करके उसे पढ़ेंगे। जहां तक आज की क्लास में पढ़ पाएंगे पढ़ेंगे, फिर अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो होप कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी आपको आइडिया लग गया कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। व्हाट आर ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज विच आर एसोसिएटेड विथ एल्कीन्स। देखते हैं हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला जो रिएक्शन हमें पढ़ना है वो है
एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन मतलब फर्स्ट जो रिएक्शन हमें पढ़ना है दैट इज एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। डाइहाइड्रोजन का एडिशन अगर हो रहा है, इसको और क्या बोल सकते हैं? इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोजिनेशन। दिस इज ओनली कॉल्ड एज हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। सेकेंड जो चीज हमें पढ़नी है दैट इज एडिशन ऑफ हेलोजन। अब आप इसमें क्या ऐड करा सकते हो? एडिशन ऑफ हेलोजन भी करा सकते हो। तो ये सेकेंड आपको पढ़ना है, एडिशन ऑफ हेलोजन। थर्ड जो रिएक्शन इसके अंदर आपको पढ़ना है दैट इज एडिशन ऑफ हेलोजन हैलाइड। थर्ड रिएक्शन जो आपको पढ़ना है उसका नाम क्या है? एडिशन ऑफ हेलोजन हैलाइड। हेलोजन हैलाइड को आपको क्या करना है? ऐड करना है। फोर्थ जो रिएक्शन इसके अंदर आपको पढ़नी है दैट इज एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपको एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड भी देखना है। देन इज एडिशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ वाटर, पानी का ऐड होना, एडिशन ऑफ वाटर। सिक्स्थ एडिशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट इज ओजोनोलाइसिस पढ़ाए थे क्या? ओजोनोलाइसिस नहीं पढ़ाए हैं, ओजोनोलाइसिस। एंड द लास्ट इज पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। हमें इतने सारे रिएक्शन पढ़ने हैं जिसमें से 5 रिएक्शन तो कुल ऐसा है जहां पर वो क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजें उसके ऊपर क्या हो रही है? ऐड हो रही है। अब इस शीट के अंदर चलिए और एक एक करके मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या करना है। आपको पेज नंबर 11.18 में जाएं। आपको हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन कराना है, ये 7.1 आपको पढ़ना है। उसके बाद आप आगे बढ़िए, आपको दिखाई देगा एडिशन ऑफ X2, पेज नंबर 11.21। आपको एडिशन ऑफ X2 मतलब एडिशन ऑफ हेलोजन। आपको हेलोजन को भी उसके ऊपर क्या करना है? ऐड करना है। देन एडिशन ऑफ HX। एडिशन ऑफ HX मतलब एडिशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, सॉरी हेलोजन हैलाइड, तो ये भी आपको करना है। देन उसके बाद नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। देखते हैं कहां पर लिखा है, पेज नंबर 11.27 में आपको दिख रहा है एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। देखें, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दिखाई दिया। पेज नंबर 11.27 में आपको लिखा हुआ दिखाई देगा एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आ गया, ठीक है। उसके बाद आप देखें उसके 7.7 पर लिखा हुआ है एडिशन ऑफ वाटर। देखिए एडिशन ऑफ वाटर दिख गया, एडिशन ऑफ वाटर हो गया। उसके बाद आपको क्या देखना है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो मुझे लगता है कहां दिया हुआ है, पेज नंबर 11.36 पर। यहां पे आपको दिखाई देगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देन इज ओजोनोलाइसिस आपको कहां दिखाई दे रहा है? 40 पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? ओजोनोलाइसिस दिखाई दिया। ओजोनोलाइसिस, ऑक्सीडेशन विथ दिस। एंड लास्ट इज पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो वो पॉलीमराइजेशन इस शीट में नहीं दिया हुआ है क्योंकि पॉलीमर एक अलग से चैप्टर है जहां पे आप पॉलीमराइजेशन पढ़ते हैं, तो मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा। तो होप कि आपको ये समझ में आ रहा है कि एक एक करके इतने सारे रिएक्शन हमें देखने हैं। बस बहुत छोटे छोटे रिएक्शन है, एक एक करके देखते जाएंगे और ये बहुत आसानी से हमारा क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। टिक कर लिया ना कि हमें कौन कौन सा पढ़ना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। चलिए अब देखिए, सबसे पहला दैट इज हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन का हाइड्रोजिनेशन मतलब मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, जब कभी भी हाइड्रोजन किसी चीज में ऐड होता है दैट इज ओनली कॉल्ड एज हाइड्रोजिनेशन। अब आप क्या करेंगे? हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन जो होता है वो किसके प्रेजेंस में होता है? तो हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ
बहुत सारे एजेंट दिए रहते हैं कि किस किस के प्रेजेंस में आप ये काम करा सकते हैं। जनरली निकल पीटी पीडी के प्रेजेंस में, निकल पीटी पीडी के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। कैसे रिएक्शन होती है मैं बता देता हूं। सपोज करिए सी डबल बॉन्ड सी दिया हुआ है, यहां पर H है, यहां पर H है, यहां H, यहां H। इसकी रिएक्शन आपने कराई, इसमें आपने जोड़ दिया पहले प्लस H2 और इसकी रिएक्शन आपने कराई है इन प्रेजेंस ऑफ पीटी पीडी या निकल। समटाइम्स इसकी जगह पे देखिए एक और दिया हुआ है, क्या है, PtO2। इनमें से कुछ भी आप डाल देंगे, ये सिंपली क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, एक H यहां ऐड हो जाता है और एक H यहां ऐड हो जाता है। डन। सिंपली दिस H2 गेट्स एडेड, ये बॉन्ड टूटेगा और यहां ऐड हो जाएगा। अब मैं ना ये दिखाना चाहता हूं आपको कि रिएक्शन होती कैसे है। ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा। ये H, इधर डबल बॉन्ड H और यहां H। सिस्टम में मेरे पास प्रेजेंट है H2, सिस्टम में मेरे पास क्या प्रेजेंट है, H2। होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये इसके ऊपर आके अटैक करता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर आके अटैक करेगा तो यहां से ये बॉन्ड टूटेगा। अगर ये बॉन्ड टूटा तो यहां क्या बन गया, H माइनस। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर आके अटैक कर रहा है तो ऑब्वियसली इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव, और इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इसके ऊपर अटैक कर रहा है तो ये पॉजिटिव रहा होगा तभी ये अटैक होगा। ये माइनस और ये पॉजिटिव मिलकर, ध्यान से देखिएगा, इंटरमीडिएट जो बनेगा HCH सिंगल बॉन्ड H। एक H इसके ऊपर लग गया ये वाला, क्योंकि ये नेगेटिव आके इस पॉजिटिव को रहा, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया होगा, पॉजिटिव चार्ज। आपके पास क्या प्रेजेंट है, H माइनस। H माइनस आके क्या करेगा, यहां पर एक प्लस और एक माइनस मिलके बॉन्ड बना सकता है, ये आपस में क्या बना लेगा, बॉन्ड। तो अगर देखने वाले को क्या समझ में आ रहा है, देखने वाले को समझ में आ रहा है कि क्या हुआ, ये बॉन्ड टूटा और एक H यहां लग गया और एक H यहां लग गया। दिस इज ओनली एडिशन ऑफ हाइड्रोजिनेशन, मतलब आप हाइड्रोजन को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। H2 इज गेटिंग एडेड। क्या क्या रिएजेंट के साथ ये H2 को आप ऐड कर सकते हैं, तो वो लिस्ट कुछ लिखा हुआ है। PtPd निकल PtO2 इन प्रेजेंस ऑफ H2 ऐड हो जाएगा। सेकेंड, Pd प्लस कार्बन तो भी हो जाएगा, Pt प्लस कार्बन। कार्बन कौन सा लेना है, चारकोल लेना है। इस अगर आप Pt विथ कार्बन लेते हैं या Pd विथ कार्बन लेते हैं तो उस पर्टिकुलर रिएजेंट को आप क्या बोलते हैं, विल्किंसंस कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं, विल्किंसंस कैटलिस्ट। अब ये नाम है, ध्यान रखना है। सेकेंड, और आपने देखा NaBH4 प्लस PtCl2 के प्रेजेंस में भी ये रिएक्शन हो जाएगी। फिर हाइड्रोजीन के साथ भी अगर आप O2 डाल देंगे तो भी ये रिएक्शन हो जाएगी। ब्रिज रिडक्शन कराएंगे तो भी ये रिएक्शन हो जाएगी। मतलब बहुत सारे तरीके से ये पर्टिकुलर रिएक्शन संभव हो सकता है। क्लियर। अब ये आपको यहां पे यही सीखना था कि कैसे हम लोग उसको क्या करते हैं, सिंपली वी ऐड H2 ऑन दीज टू पोजीशंस। आप इन दोनों पोजीशन पर क्या ऐड कर देते हैं, H2 ऐड कर देते हैं। क्लियर, कोई डाउट। चलिए सेकेंड पार्ट में चलते हैं। सेकेंड रिएक्शन क्या था, एडिशन ऑफ हैलोजन। हैलोजन को आपको क्या करना है, ऐड करना है। जब आप हैलोजन को ऐड करेंगे, हैलोजन कैसे ऐड होता है उसको भी जरा ध्यान से देखिएगा। ये रिएक्टेंट तो अभी भी हम वही रख रहे हैं, रिएक्टेंट को चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, आपका जो यहां पर आपने क्या ले लिया, Br2 ले लिया इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। CCl4 क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। CCl4 इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। और तब जब आपने इस रिएक्शन को कराया है तो रिएक्शन कैसे होगी, वापस से मैं मैकेनिज्म दिखा देता हूं। HCH डबल बॉन्ड C, और यहां पर भी H लगा, यहां पर भी H। ये क्या है, Br सिंगल बॉन्ड Br। होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको आके अटैक करेगा, ये बॉन्ड इस तरह से टूटेगी। ये अगर अटैक किया तो यहां पर क्या हो जाएगा, HC, यहां पर H सिंगल बॉन्ड H, इस पर क्या लग गया, Br। और चूंकि ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट किया था तब ना, इसके ऊपर नेगेटिव डेंसिटी है तो इसने इसके ऊपर अटैक किया, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। और मेरे पास क्या बचा हुआ है, Br माइनस। वो Br माइनस कहां आके लग जाएगा, यहां। तो ऐसा देख के लग रहा है कि एक Br यहां लग गया और एक Br यहां लग गया। ये सारा जो रिएक्शन हो रहा है ना,
ये एक मैकेनिज्म को फॉलो करता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये सारा कुछ एक मैकेनिज्म को फॉलो करता है, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब अगर इसे आप ध्यान से देखें तो आपको ये समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। ये H C डबल बॉन्ड H छोड़ दीजिए, कुछ भी यहां रहेगा। मैं एक जनरल मैकेनिज्म आपको दिखा देता हूं। यहां पर होता है E और साथ में क्या लगा होता है? न्यूक्लियोफाइल। ये इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड है, ये कुछ इस प्रकार से टूटा। ऐसे टूटेगा कि एक की तरफ क्या आएगा? नेगेटिव, और एक के पास क्या आएगा? पॉजिटिव। ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल को क्या करेगा? अटैक करेगा। नेगेटिव इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल होता है E+ और न्यूक्लियोफाइल होता है NU-। ये नेगेटिव इस प्लस के ऊपर अगर अटैक किया तो आपके पास क्या बनेगा? आपके पास बनेगा C, इसके ऊपर लग गया E, यहां पर इस तरह का बॉन्ड, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। मेरे पास क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कहां आके लग जाएगा? यहां। समझ में आया? तो ये सारे रिएक्शन ऐसे ही हो रहे हैं। बस आपको बस पहचानना है कि जो आपने कंपाउंड लिया है उसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है और न्यूक्लियोफाइल कौन है। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल अगर आप पहचान गए तो प्रोडक्ट बड़ी आसानी से आप बना लेंगे। देन नेक्स्ट रिएक्शन क्या पढ़ना है आपको? नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। अच्छा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड जो होगा, अब इसको ये मिटा दूं, ये समझ में आ गया। अब देखिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड करेंगे तो कंपाउंड तो अभी भी मेरा यही रहने वाला है और उसमें भी यही होने वाला है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सिर्फ आप क्या वहां पर चेंज कर देते हैं? आप वहां पर HBr ऐड करते हैं। ध्यान से देखिए, जब आप HBr ऐड करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक तरफ क्या लगने वाला है? एक तरफ लग जाएगा H और एक तरफ लग जाएगा Br। कैसे? मैं दिखाता हूं। कार्बन H डबल बॉन्ड H, यहां पर क्या है? HBr है। ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हुआ, इसके ऊपर कौन सा चार्ज? नेगेटिव। ये नेगेटिव था, H+ को क्या किया? अटैक किया। अटैक करेगा तो ये क्या बन जाएगा? Br-। इसके ऊपर कौन सा चार्ज? प्लस। Br आके कहां लग जाएगा? यहां। तो मैंने शायद उल्टा बना दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ऐसे भी बनाता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे भी बनाता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दिस इज सिमेट्रिकल। लेकिन अगर मैं बोलूं, ये मिटा दूं, समझ में आ गया? अगर मैं इसकी जगह पर ये कंपाउंड लेता हूं, H C डबल बॉन्ड H डबल बॉन्ड, यहां लेता हूं CH3 और यहां लेता हूं H, और इसके साथ अगर मैं HBr ऐड करूं, अब बताइए क्या होगा? अब मुझे बताइए क्या होगा? नहीं, अभी ये जो बॉन्ड टूटेगा, मेरे पास दो ऑप्शन है। एक तो मैं ऐसे बॉन्ड तोड़ सकता हूं। अगर मैं ऐसे बॉन्ड तोड़ूंगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। सेकंड मेरे पास ऑप्शन था कि मैं ऐसे भी तो बॉन्ड तोड़ सकता था, या शायद ऐसे ही तोड़ना चाहिए था। मैं ऐसे तोड़ दूं, इसके ऊपर आ जाए नेगेटिव और इसके ऊपर आ जाए पॉजिटिव। दोनों ही केस में सब कुछ ठीक है, पर मुझे एक चीज जरूर चेक करना चाहिए। व्हाट इज दैट एक चीज? स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन, यहां अगर मैं देखूं तो कार्ब कैटायन 2 डिग्री पर आया हुआ है, और यहां अगर मैं देखूं तो कार्ब कैटायन 1 डिग्री पर आया है। कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो ऐसे टूटेगा कि ऐसे टूटेगा? ऑब्वियसली ऐसे टूटेगा, ऐसे नहीं टूटेगा। ऐसा इसलिए नहीं टूटेगा क्योंकि जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो क्या है? रिलेटिवली अनस्टेबल है, और आपको इंटरमीडिएट कैसा बनाना चाहिए? स्टेबल। तो इस प्रकार से टूटेगा, और अगर इस प्रकार से टूटा तो ये नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आके अटैक करेगा? H के ऊपर। तो यहां क्या लग जाएगा? H। ये बॉन्ड खत्म, और इस Br- जो बनेगा वो कहां आके लग जाएगा? इधर। तो समझ में आया? इसी को बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? जिसके पास पहले से ज्यादा हाइड्रोजन थे उधर ही आपने क्या लगा दिया? हाइड्रोजन, और जिधर कम हाइड्रोजन था उधर आपने क्या लगा दिया? दूसरा वाला जो न्यूक्लियोफाइल था उसको ऐड कर दिया। तो यानी ये कौन सा रूल फॉलो करता है? दिस फॉलोज मार्कोनिकॉफ रूल। दिस फॉलोज मार्कोनिकॉफ रूल। ये समझ में आ गया? एडिशन ऑफ, हम लोग अभी क्या कर रहे थे? HX कर रहे थे ना, आपने एडिशन ऑफ HOS किया। ये होता मार्कोनिकॉफ। अब लगे हां तो एंटी मार्कोनिकॉफ भी देख लेते हैं। ये समझ में आ गया? अब लगे हां तो एंटी मार्कोनिकॉफ देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ भी तुरंत समझ में आ जाएगा। एंटी मार्कोनिकॉफ में प्रोडक्ट सब कुछ ये रहता है, यहां पे सिर्फ हम क्या डाल देते हैं? H2O2। पेज नंबर 11.23। 11.23 में देखिए परऑक्साइड इफेक्ट लिखा हुआ है। परऑक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट या
एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, सब एक ही चीज को बोलते हैं। दिखाई दे रहा है? तो अब यहां पर क्या होता है, यहां पर जब आप HBr की रिएक्शन इसके साथ करा रहे हैं तो मार्कोनिकॉफ से आपका क्या प्रोडक्ट आया था? स्टेबिलिटी ऑफ कार्पेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्पेटाइन आपने देखा तो जहां पे ज्यादा स्टेबल कार्पेटाइन था वहीं पे आपने प्रोडक्ट बनाया। तो जब ये नहीं था तो आपने यहां पर क्या लगाया था? जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन, अच्छा ये कंपाउंड था ना। मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ हमेशा याद रखिएगा वहीं एप्लीकेबल होता है जहां पे अनसिमेट्री है। सिमेट्री हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर तो कहीं भी लगा लो, पर अनसिमेट्रिकल अगर है, ये अनसिमेट्री है ना, यहां पे HH है और यहां पर CH3 मार्कोनिकॉफ कहता है जहां पे पहले से ज्यादा H है वहां H लगा दें, तो यहां पर H लगाना और यहां Br लगाना, ये मार्कोनिकॉफ कहता है। अगर ये नहीं होता तो यही आंसर आता, लेकिन अगर H2O2 दिया हुआ है तो एग्जैक्टली क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यहां Br आ जाएगा और यहां H आ जाएगा। एंटी मार्कोनिकॉफ इसका रूल ही इसीलिए है क्योंकि ये क्या करता है, उसको उल्टा। ये चलता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ये लिखा हुआ नहीं है, लिख लीजिएगा। ये कैसे चलता है? ये चलता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, ये प्रोसीड्स वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और पहली बात, दूसरी बात, जब हम लोग मार्कोनिकॉफ देख रहे थे तो यहां पे हम HBr भी ले सकते थे, HCl भी ले सकते थे, HI भी ले सकते थे मार्कोनिकॉफ में। एंटी मार्कोनिकॉफ जब चलता है तो हम सिर्फ और सिर्फ HBr ही ले सकते हैं, ना HCl ले सकते हैं, ना HI ले सकते हैं, ना HF ले सकते हैं। समझ में आया? मार्कोनिकॉफ में आप HCl भी ले सकते हैं, HBr भी ले सकते हैं, HI भी ले सकते हैं, पर एंटी मार्कोनिकॉफ में सिर्फ और सिर्फ HBr ही ले सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। क्यों नहीं? अगली पेज में दिया हुआ है, पेज नंबर 11.24 में देखिए, टेबल दिया हुआ है, लिखा है, टेबल को ध्यान से देखिए, HCl, HF and HI do not obey peroxide effect, only HBr does it, क्वेश्चन मार्क, वाई पूछ रहा है। आंसर लिखा है, in HBr both the steps are exothermic and it obeys the peroxide effect। peroxide effect कहता है कि वहीं पर रिएक्शन होगी जहां पर रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब सिस्टम से एनर्जी रिलीज होना चाहिए। आप देखें Br के केस में दोनों वैल्यू क्या दी हुई है, नेगेटिव दी हुई है, दिखाई दे रहा है। बाकी सबके केस में एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव, एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव। तो सिर्फ एक HBr ही ऐसा केस है जहां पर आपको, तो एंटी मार्कोनिकॉफ हमेशा HBr के साथ लगेगा, पर मार्कोनिकॉफ लगाने के लिए HCl भी चलता है, HI भी चलता है और HBr भी चलता है। क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं? यहां पे शिफ्टिंग पॉसिबल है, इस रिएक्शन में शिफ्टिंग पॉसिबल है, संभव है। मान लीजिए अगर इससे ज्यादा स्टेबल कोई कार्बोकैटायन बन सकता है, जैसे यहां देखिए CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर आपको बोला HBr ऐड करो, ठीक है। आप ये 2 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है, तो ये बॉन्ड इधर से टूटे, पॉजिटिव इस पर आना चाहिए, पॉजिटिव इस पर आना चाहिए, पॉजिटिव इस पर आना चाहिए, पॉजिटिव इस पर आ गया। पॉजिटिव अगर इस पर आया है तो ऑब्वियसली नेगेटिव किस पर आएगा, इस पर, यानी ये बॉन्ड यहां से क्या हो गया, खत्म। ये नेगेटिव इस H को अटैक करेगा, जैसे ही अटैक करेगा आपका कंपाउंड बन जाएगा CH CH3 CH प्लस, यहां बन गया CH3। अभी आपके पास सिस्टम में क्या प्रेजेंट था, Br माइनस प्रेजेंट है और आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को जरा ध्यान से देखिए, कौन सा डिग्री कार्बन है, इसके ठीक बगल में कौन सा डिग्री कार्बन है, तो ये 2 डिग्री से 3 डिग्री स्टेबल है। यहां पे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है, ये 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करेगा, क्या करेगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, और जैसे ही ये 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करेगा आपका जो इंटरमीडिएट है वो अब क्या बन जाएगा, CH3 C CH3 CH2 CH3, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। मेरे पास क्या है Br, यहां पर आके क्या हो जाएगा, लग जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। तो यहां पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। तो प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हुआ, प्रोडक्ट फॉर्म हुआ यू फॉलोइंग मार्कोनिकॉफ रूल, फॉलोइंग मार्कोनिकॉफ्स रूल, एंड रीअरेंजमेंट भी संभव है।
HBr के साथ, वेरएस वहां पर जो इसका उल्टा था वहां पे नो अरेंजमेंट और एडिशन कैसे हुआ, एंटी मार्कोनिकॉफ। HbRO2 जब डाल रहे थे, HBr के साथ जब आपने H2O2 डाला है, H2O2 डाला है, तो यहां पर क्या होता है, ये एंटी मार्कोनिकॉफ यूज करता है, एंटी मार्कोनिकॉफ यूज करेगा और यहां पे रीअरेंजमेंट संभव नहीं है। तो याद रखना है, जब हम सिंपली HBr डाल रहे हैं तो मार्कोनिकॉफ रूल लगता है और रीअरेंजमेंट संभव होता है। जब एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा, मतलब जब HBr के साथ H2O2 जाता है, एंटी मार्कोनिकॉफ लगता है और रीअरेंजमेंट संभव नहीं होता है। क्लियर। और ये तीसरी पॉइंट ये भी याद रखनी है कि एंटी मार्कोनिकॉफ में जो मैकेनिज्म है वो क्या है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। तो यहां तक रखते हैं आज की क्लास में। अगली क्लास में हम लोग बाकी बचे हुए 1 2 3 4 5 और जो आपके रिएक्शन है उसको पढ़ेंगे, और अल्काइंस जो आपका अगला पार्ट है उसको भी हम लोग अगली क्लास में कोशिश करेंगे स्टार्ट करने का। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।